Hello students, welcome to my online class. I am your science teacher. So, in this video we are going to discuss our topic soil from the chapter natural resources. In my previous video I have discussed with you about air and water resources, and in this video I am going to tell you about soil or land, which is a natural resource. So what is soil? Soil is an important natural resource that decides the diversity of life on earth. We can also call it crust. सबको पता है पृथ्वी पर ज़मीन कितनी है 25%, और इसमें क्या है, इसमें माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, फील्ड्स हैं, और उन सब जगहों पर सॉइल तो मिलता ही है, रॉक्स भी मिलते हैं. हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड? Soil is formed by the breaking of rocks over a long period of time. Factors or process that make soil are sun, water, roots of trees, lichens, moss, etc. wind. तो अब हम पढ़ेंगे. सबको पता है सॉइल माने होता है ज़मीन पे जो मिट्टी मिलती है, मृदा, उसको हम हिंदी में कहते हैं मृदा कहते हैं. वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी पेड़ उगते हैं वो कहाँ पे उगते हैं? सॉइल में ही उगते हैं, है ना. एग्रीकल्चर जो है वो पूरा हमारा सॉइल पे ही बेस है. तो जब हम फसलें उगाते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा, खेती के द्वारा, तो उन्हीं फसलों को हम भोजन के रूप में अनाज, सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं. तो सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ. ये कैसे बनता है? ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, उनके द्वारा ये बनता है. जैसे कि हैं सन के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड लाइचेंस के द्वारा. सो लेट अस डिस्कस them one by one. Sun. The sun heats up rocks during the day so that they expand. At night these rocks cool down and contract. This results in the formation of cracks in them and ultimately huge rocks break up into smaller pieces. क्या होता है? सन से कैसे सॉइल बनती है? देखिए, बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं, जो माउंटेन्स में और हिल्स में मिलती हैं, ये सन के द्वारा दिन में गर्म होती हैं, हीट अप होती हैं, और ये एक्सपेंड करती हैं हीटिंग से, और रात को जो है वो ये कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं रॉक्स. लेकिन चूंकि ये अनइवन, हर जगह से ठंडी और एक साथ हर जगह से गर्म नहीं होती हैं, अनइवन होती हैं, तो उनकी वजह से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं. क्रैक्स आने की वजह से धीरे धीरे वो क्रैक्स की वजह से चट्टानें टूटने लगती हैं, और बहुत लंबे टाइम के बाद, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो ह्यूज रॉक्स जो हैं वो ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस, जिनको हम ग्रेवल्स कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर, सैंड, फिर बाद में लेटर ऑन दे चेंजेस इनटू सैंड, और फिर सैंड से फिर सॉइल. तो इस प्रकार सन जो है वो सॉइल के निर्माण में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर. हाउ वाटर फॉर्म सॉइल? फ्लोइंग वाटर लाइक रिवर water wears away hard rocks over a period of time, and the continuous abrasion causes the rocks to wear down into the smaller pieces. देखिए, जो नदियाँ होती हैं वो, उसमें बहुत फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, जो अपने साइड में जो उनके चट्टानें होती हैं नदियों के, उन पे रगड़ करके उनको फ्रिक्शन के द्वारा उनको बार बार वहाँ से जो है धीरे धीरे पत्थरों को तोड़ता जाता है, और धीरे धीरे वो पत्थर जो हैं वो रबिंग के द्वारा स्मॉलर पीसेज में टूटते जाते हैं, और पानी के संग बहते 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 उनकी जो साइज़ जो है वो छोटे छोटे ग्रेवल्स में बदल जाते हैं, एंड देन एट लास्ट वो सैंड बन जाते हैं. और नदियों के किनारे आपने देखा होगा बहुत सारी सैंड है, नदी अपने संग मिट्टी बहा के लेके आती है, पत्थरों को बहा के लेके आती हैं, और ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो वाटर या रिवर्स जो हैं वो भी सैंड या सॉइल को बनाती हैं. नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ ट्रीज. The roots of trees go into the cracks of big rocks and breaks them as they grow bigger. Some lichens which grow on rocks release certain substances that make powder of rocks. Mosses also grow on rocks and breaks them into soil. अब जो पहाड़ों पे आपने देखे होंगे पेड़ लगे रहते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो पहाड़ों के अंदर जाती हैं, और बहुत ज़्यादा जब वो बड़ी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पेड़ों के जो जड़ें होती हैं, रूट्स, वो उनमें क्रैक्स पैदा कर देती हैं, और उन क्रैक्स की वजह से आपने देखा होगा कई बार जो पहाड़ हैं वो लैंडस्लाइड होने की वजह से टूट के गिरने भी लगती हैं, और वो गिर के छोटे छोटे
पत्थरों में बदल जाते हैं। वो पत्थर जो हैं धीरे धीरे टूट के और क्या बना लेते हैं, वो सैंड एंड देन सॉइल। सो मॉसेस जो प्लांट्स हैं ये भी चट्टानों पे उगते हैं, उनको वो ब्रेकअप कर देते हैं और सॉइल बनाते हैं। नेक्स्ट इज विंड। विंड ऑल्सो erodes rock down. They rub and causes friction to form small particles of sand. They carry sand from one place to another, which is called soil erosion. The process of removal of or loss of top fertile layer of soil is called soil erosion. तो soil erosion आपने पढ़ा होगा, किसे कहते हैं, जब जो soil की जो ऊपर की, जिसको हम मृदा कहते हैं, फर्टाइल जो सॉइल होती है, लेयर होती है सॉइल की, वो जब हटती है, रिमूव होती है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो वो विंड के द्वारा होता है। तो विंड जो है वो भी अपने संग छोटे छोटे पत्थरों को या सैंड को इधर से उधर ले जाती हैं, जिसकी वजह से वो सैंड जब गिरती है ज़मीन पे तो टूट के सॉइल बन जाती है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब सॉइल के टाइप्स हैं, जिनमें उनके पार्टिकल्स की साइज़ और उनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं सॉइल की, उनके हिसाब से उनमें डिफरेंस होता है। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमस एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर agriculture? The bits of decayed living organisms like plants and animals is called humus, which forms topsoil, which is very fertile. And topsoil having humus is more porous and fertile for plants to grow. It has more water absorbing capacity and allow air to penetrate in it, so it is helpful in agricultural practices. Humus जो होता है ये क्या चीज़ है? ये हमारी जो सॉइल को है इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल करता है, फर्टिलिटी उपजाऊ बनाता है, जिससे कि खेती में फसलों को उगाने के लिए बहुत मदद करता है। तो जो सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है वो खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल पॉल्यूशन। व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन? रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन. It is caused by excessive use of fertilizers, polythenes, pesticides, industrial waste and burning of garbage etc. आपने सबने पॉल्यूशन तो पढ़ा ही है। पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? जिसमें आप मिट्टी को आप जो है वो ख़राब कर देते हो। कैसे? जैसे किसान जो हैं वो आजकल केमिकल्स ज़्यादा डालने लगे हैं खेती में, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत नुकसान करते हैं, हमको भी करते हैं और साथ ही साथ सॉइल को भी करते हैं। पॉलीथीन्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, वो जाके डिकम्पोज तो होती नहीं है पॉलीथीन्स, तो वो क्या करती हैं, मिट्टी में जाके उनको ख़राब करती है मिट्टी को। फिर पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मारने की दवाइयाँ हैं खेती में यूज़ करते हैं किसान, वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से आता है सारा कचरा, वो भी सारा जो है मिट्टी को ख़राब करता है ना। हम लोग कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने से उस एरिया की जो मिट्टी होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सॉइल पॉल्यूशन करती हैं। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन मेकिंग गुड सॉइल? Earthworms are called friends of farmers because they turn up soil and make it humus rich. As a result, the topsoil becomes fertile and more crop production is observed in agriculture. एग्रीकल्चर में अर्थवॉर्म्स जो हैं वो किसानों के दोस्त क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि अर्थवॉर्म आप सबको पता है मिट्टी में रहते हैं और ये क्या करते हैं, ज़मीन को पोला करते रहते हैं, पोरस करते रहते हैं, जिससे जो ज़मीन है उसकी सॉइल जो है वो एयरी हो जाती है और वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि खेती में वो हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉइल जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है। लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। वाटर साइकिल तो हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब नाइट्रोजन साइकिल आपको मैं समझाती हूँ। व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? देखिए, अर्थ पर जो भी मैंने कंपोजिशन बताया था एयर का, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज फिक्स है, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज फिक्स है। तो हम यूज़ करने के बाद फिर ये चीज़ें कैसे कॉन्स्टेंटली बनी रहती हैं अर्थ पर? क्योंकि ये वापस रिसाइकिल होकर वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं। जैसे हम चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं ना आजकल, दोबारा यूज़ करते हैं, फिर दोबारा यूज़ करो उन चीज़ों को, तो ऐसे ही ये रिसाइकिल हो जाती हैं और इनको हम साइकिल्स के रूप में जानते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? लेट अस डिस्कस। देयर इज़ ए नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर इन विच नाइट्रोजन फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फॉर्म चेंजेस इनटू simple molecules in soil and water, then convert into complex molecules like ammonia, nitrites, nitrates in living beings
and back into simple nitrogen gas in atmosphere. देखिए ये आपको नाइट्रोजन साइकिल दिख रही है। इसमें नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर है जो एलिमेंट के रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है नाइट्रोजन। लेकिन हम लोग एनिमल्स जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली हवा से यूज़ नहीं कर सकते हैं, एयर से। इसके लिए प्लांट्स बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स इनका फिक्सेशन करते हैं सॉइल में, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स करते हैं नाइट्रिफिकेशन बाय ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो इन अपने जो रूट्स होते हैं, लेग्यूम फैमिली के जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह, वो जो हैं वो इसको नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं किसमें, सॉइल में। और जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स इनका यूज़ करके प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स वगैरह बनाते हैं, और जिसको एनिमल्स ग्रीन प्लांट से फूड लेते हैं तो ये नाइट्रोजन जो है वो एनिमल्स में भी आ जाता है। और एनिमल्स और ग्रीन प्लांट जो हैं इनमें ये अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है अमोनिया। और ये अमोनिया जो है ये फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज होने के बाद दोबारा जो है इनका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं एलिमेंटल नाइट्रोजन गैस के रूप में और एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो ये तो एक साइकिल का एक पार्ट हो गया। दूसरा क्या प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस ये है कि प्लांट्स के अलावा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बाय एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हैं ये जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालते हैं, NPK फर्टिलाइज़र आपने सुना होगा, वो सॉइल में जाते हैं और वहाँ से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं। या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें कि जब बिजली कड़कती है और लाइटनिंग एंड थंडरिंग के द्वारा जो है एयर की जो नाइट्रोजन गैस है वो फिक्स हो जाती है सॉइल में और ज़मीन के अंदर चली जाती है, और वहाँ से फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं। और फिर उनका डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वापस से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स नाइट्रोजन गैस के रूप में, एलिमेंटल गैस के रूप में एयर में वापस पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। द नेक्स्ट साइकिल इज़ कार्बन साइकिल। कार्बन जो है वो सबको पता है फूड में और ग्लूकोज में, हर चीज़ में कार्बन है। और गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में किस रूप में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे पहले इसका यूज़ जो है प्लांट्स अगर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में करते हैं, फिर उन प्लांट्स को जो है एनिमल्स खाते हैं, है ना, तो वो एनिमल्स में पहुंच जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के रूप में। और फिर जो प्लांट्स होते हैं ये जब फॉसिल बन जाते हैं तो ये कोल एंड पेट्रोलियम के रूप में, ज़मीन के अंदर कोल एंड पेट्रोलियम भी कार्बन प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। फिर जो पानी में भी कार्बन घुल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बोनेट्स बनाता है वाटर में, और जो पानी के एनिमल्स हैं उनमें भी चला जाता है। और वहाँ से फिर जो है ये पानी में जो बहुत सारे मैराइन एनिमल्स हैं उनके ऊपर शेल्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में जमा हो जाता है। पानी के अंदर जो है ये लाइम स्टोन के रूप में कार्बन का फिक्सेशन जैसा हो जाता है, कार्बोनेट्स लाइम स्टोन बन जाते हैं, चूना पत्थर, ठीक है, उसमें भी कार्बन रहता है। तो एनिमल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, शेल्स ऑफ मैराइन एनिमल्स, लाइम स्टोन, ये सब कार्बन को अपने अंदर ले लेते हैं। और फिर इन सब चीज़ों का डिकम्पोजिशन होता है या फिर कंबशन होता है। कंबशन मीन्स बर्निंग, डिकम्पोजिशन होता है मतलब ये जब मरते हैं और सड़ते हैं, मरने के बाद इनकी जो बॉडीज़ हैं वो सब वापस से जो है फिर उनकी बर्निंग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में एयर में चले जाते हैं। और हम और एनिमल्स और प्लांट जो है रेस्पिरेशन भी करते हैं, लिविंग थिंग्स, तो रेस्पिरेशन में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस एयर में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत अवेयरनेस है इसके बारे में, है ना। Some gases prevent the escape of heat from the earth to the outer space like CO2, methane, CFC. What is the full form of CFC? Chlorofluorocarbon. The increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide, and this is called greenhouse effect. देखिए greenhouse effect क्या है, कुछ gases में हीट को ट्रैप करने की क्वालिटी होती है, जैसे कि CO2, मीथेन, CFC, ये एटमॉस्फेयर में हैं एयर के। अब ये क्या करेंगी, दिन में सनलाइट से गर्म होने के बाद रात को हीट को वापस नहीं भेजेंगी, कहाँ, स्पेस में, और अर्थ पर गर्मी को बढ़ाएंगी।
तो गर्मी को बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसकी वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जो ग्लेशियर्स हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स पे जो बर्फ़ हैं, उन सबको पिघल रही हैं वो टेम्परेचर से, और ज़्यादा पानी जो है सी में जा रहा है रिवर्स के द्वारा। ठीक है, तो जो सी लेवल है वो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं जो समुद्र के से चारों तरफ घिरे रहते हैं वो पानी में डूबने की उनकी ऐसी आ गई है उनके सामने समस्या। तो ये जो एक डेंजरस प्रोसेस है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके द्वारा ग्लेशियर्स का मेल्ट होना और सी लेवल का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉल्यूशन की वजह से या इन गैसेस की वजह से आप कह सकते हैं। CO2, मीथेन और CFC का यूज़ जो है वो रेफ्रिजरेटर्स और कहाँ पर होता है? AC जो में होता है। खैर अब तो गवर्नमेंट जो है वो एनवायरमेंटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको मना कर रहे हैं, तो हम दूसरी गैसेस का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन ये हार्मफुल गैसेस हैं, मीथेन गैस। तो ये सब जो हैं वो क्या करती हैं? ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, जो टॉपिक्स मैंने समझाए हैं आपको इस वीडियो में। सो स्टार्ट लर्निंग एंड टेक द नोट्स फ्रॉम स्कूल एंड प्रिपेयर for the annual exam. Thank you. Have a nice day. Bye.